हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचिंग बूथ। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। अभी लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 5 के कंसेप्ट समझे हैं, अब उन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड है एक्सरसाइजेस। सो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स हैं, उन्हें ऑब्जर्व करो और बताओ क्या वो एक एपी फॉर्म करते हैं कि नहीं। अगर एपी फॉर्म करते हैं तो उसका रीज़न भी बताना है। अब फर्स्ट पार्ट है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब क्वेश्चन में बोला है कि एक टैक्सी है जो अगर आप उसमें ट्रेवल करते हो, फर्स्ट किलोमीटर का डिस्टेंस फिक्स है कि ₹15 आपको पे करना है। अब 1 किलोमीटर से डिस्टेंस अगर ज़्यादा हो जाए, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाए, तो एडिशनल जो 1 किलोमीटर आपने ट्रेवल किया है उसके लिए अलग चार्ज होगा, दैट इज़ ₹8। ठीक, अब जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसे नोट करते हैं। गिवन टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर्स ₹15, taxi fare for an additional kilometer ₹8 पर किलोमीटर। हर एक एडिशनल किलोमीटर का प्राइस ₹8 चार्ज होगा। ठीक है, अब हम एक टेबल फॉर्म करते हैं। उस टेबल में हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली फेयर को देखते हैं, कितना फेयर लगता है। डिस्टेंस ट्रेवल फेयर, अगर इस टैक्सी में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो कितना फेयर, ₹15 फेयर। अगर डिस्टेंस 2 किलोमीटर्स हो जाए जिसमें से 1 किलोमीटर का प्राइस फेयर फिक्स है, एडिशनल का वेरी कर जाएगा। अब एडिशनल 1 किलोमीटर जो ट्रैवल कर रहा है उसका जो फेयर है वो ₹8 उसको पे करना है। ठीक है, अब टोटल फेयर उसका कितना बना, 23। अब अगर वो 3 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल होता है इस टैक्सी में, सो 1 किलोमीटर जिसका प्राइस फिक्स है, एडिशनल किलोमीटर्स कितने हो गए, 2, तो फेयर कितना बन जाएगा, 15 + 8 × 2। एक एडिशनल किलोमीटर का प्राइस ₹8, 2 एडिशनल किलोमीटर का प्राइस क्या हो जाएगा, 2 × 8। ठीक, तो फेयर कितना बना, 31। सिमिलरली अगर वो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो 1 किलोमीटर का प्राइस फिक्स, एडिशनल किलोमीटर्स हुए 3, तो फेयर कितना बन गया, 15 + 3 × 8, फेयर बना ₹39। ठीक है, अब इन लिस्ट ऑफ नंबर्स को, इस फेयर की लिस्ट को ऑब्जर्व करते हैं, क्या ये एक एपी बनता है कि नहीं। नाउ लिस्ट ऑफ नंबर्स हमारे पास आ गई 15, 23, 31, 39 एंड सो ऑन। इसी तरीके से आगे के डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली भी हम फेयर निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे लेबल कर देते हैं इसको, फर्स्ट टर्म को एज 15, सेकेंड टर्म 23, थर्ड टर्म 31, फोर्थ टर्म 39। अब ये एक एपी है कि नहीं उसको चेक करने के लिए दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस A2 A1 को किया माइनस, हमारे पास डिफरेंस आया 8। फिर अनदर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स A3 माइनस A2, 31 - 23, यहाँ पर भी आ गया हमारे पास 8। तो अब हमने चेक किया कि हर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जब सेम हो इट मीन्स वो कॉमन डिफरेंस है, और अगर वो डिफरेंस सेम है तो वो एक एपी फॉर्म करेगा। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, येस इट इज़ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये एक एपी होगा। एंड द रीज़न इज़ क्योंकि यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम आया है।
हर एक प्रीसीडिंग टर्म को सेम नंबर से ऐड करने पर हमारे पास एक अनदर टर्म आ रही है। यहाँ पर 15 + 8 किया 23, फिर यहाँ पे +8, फिर यहाँ पे +8। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जैसे जैसे किलोमीटर्स बढ़ते जाएंगे प्राइस सेम नंबर से ही बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस क्या आ गया, 8। नोट करें यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। अब इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर से एयर हमें रिमूव करनी है और वो रिमूव हम वैक्यूम पंप से कर रहे हैं। वैक्यूम पंप सिलेंडर में लगाते हैं, उसकी 1/4 एयर एक टाइम पे निकलती है। ठीक है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर में कितनी एयर है टोटल हमें नहीं पता, बट हमें इतना पता है कि इसमें वैक्यूम पंप को लगाया जाए तो एक बार में इस सिलेंडर की 1/4 एयर जो है वो रिमूव हो जाती है। अब हम मान के चलते हैं कि अगर इस सिलेंडर में 1 लीटर की गैस है, ठीक, अब 1 लीटर में से 1/4 माइनस रिमूव हो जाए तो अब उस सिलेंडर में कितनी एयर बची, 3/4 बची है अभी भी। अब उसको खाली करना है, दोबारा वैक्यूम पंप लगाया। अब दोबारा वैक्यूम पंप लगाया तो 3/4 का 1/4 रिमूव होगा। अब ये 3/4 में से 3/4 का 1/4 माइनस होगा, तो अब उस सिलेंडर में जो एयर रिमेनिंग रह गई वो रह गई 9/16। अगेन 9/16 का फिर हम 1/4 रिमूव करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास एक पैटर्न आ जाएगा। अब उस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और बताना है कि वो एक एपी है कि नहीं है। ठीक, तो अब जो जो चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है पहले उसे नोट करते हैं। गिवन the amount of air removed by a vacuum pump is 1/4 of total एयर। अब टोटल एयर कितनी है सिलेंडर में हमें नहीं पता, तो अब उसे अज्यूम कर लेते हैं। लेट द टोटल अमाउंट ऑफ एयर इन अ सिलेंडर बी x लीटर्स। ठीक है, अब टोटल एयर है x, अब उसमें से x का टोटल का 1/4 पार्ट जो है वो रिमूव हो गया है, तो अब उसके रिमेनिंग एयर कितनी रही, 3/4 x। नाउ रिमेनिंग एयर इन अ सिलेंडर इज 3/4 x। अब अभी भी सिलेंडर में 3/4 x एयर है। अब दोबारा वैक्यूम पंप लगाएंगे तो उसका भी 1/4 कम होगा, तो अब हम उसको एक पैटर्न में लिखते हैं। फर्स्ट में पहले उसके पास सिलेंडर में x लीटर्स थी। अब x लीटर्स में से जब 1/4 को रिमूव करा, जब 1/4 को रिमूव करा तो उस सिलेंडर में अब जो गैस बची थी वो बची थी 3/4 x। रिमेनिंग जो एयर है सिलेंडर में वो है 3/4 x। अब इस 3/4 x में से भी 3/4 का 1/4 पार्ट रिमूव हुआ, तो अब कितनी एयर उसमें रही, 3/4 x माइनस 3/16 x, ये हो गया 9/16 x। तो अब उसमें सिलेंडर में 9/16 x एयर है। अब दोबारा इसमें वैक्यूम पंप लगाएंगे तो इसका फिर से 1/4 9/16 x का 1/4 रिमूव होगा। अब टोटल में से रिमूव होने के बाद अब कितनी एयर बचेगी उसमें, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करा, 9/16 x माइनस 9/64 वी गेट 27/64 x।
अब सिलेंडर में है 27/64x एयर। अगेन अब इसका भी 1/4 पार्ट रिमूव होगा वैक्यूम पंप लगाने से, फिर कुछ गैस इसमें गैस रिमेनिंग रहेगी। इसी तरीके से हम आगे बार बार वैक्यूम पंप उस पर लगाएंगे जब तक वो सिलेंडर खाली ना हो जाए। तो कुछ पैटर्न हमें यहाँ पर नंबर्स का मिल गया, लिस्ट ऑफ नंबर्स मिल गई है, x 3/4x 9/16x एंड 27/64x। अब हमें देखना है कि AP है कि नहीं। अब ये AP है कि नहीं उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस चेक करते हैं। अब यहाँ पर इस टर्म्स को डिनोट कर देते हैं, A1 को x से, A2 3/4x, A3 9/16x, देन A4 27/64x। दो कंसेक्यूटिव टर्म्स ली हमने, A2 माइनस A1, 3/4x माइनस x, ये आ गया हमारे पास माइनस x/4। उसके बाद अनदर टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, A3 माइनस A2, 9/16x माइनस 3/4x, यहाँ पे आ गया 16, 9x माइनस 12x इज इक्वल टू माइनस 3/16x। अब यहाँ पर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस और यहाँ पर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम नहीं है, तो क्या ये एक AP बनेगा? ये एक AP नहीं होगा, नो इट इज़ नॉट एन AP एंड द रीज़न इज़ क्योंकि यहाँ पे दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आया है, जो कि AP के लिए मैंडेटरी होता है। क्लियर? यहाँ तक नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meters। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक वेल के लिए डिगिंग करी जा रही है, कुएं की खुदाई करी जा रही है। अब जब उन्होंने डिगिंग करना स्टार्ट किया तो पहली बारी में उन्होंने सिर्फ 1 मीटर तक डिगिंग करी, ठीक है, 1 मीटर तक का उन्होंने वेल को गहरा खोदा है। तो जो ये 1 मीटर उन्होंने डिगिंग करी है उसके लिए उन्होंने 150 रुपीज़ चार्ज करे। फिर दोबारा उन्होंने स्टार्ट करा डिगिंग करना, दोबारा उन्होंने 1 मीटर ही डिगिंग करी है और उसका कॉस्ट उन्होंने चार्ज कर लिया 50। अब टोटल उन्होंने कितना डिगिंग कर लिया है? 2 मीटर्स का। तो 2 मीटर की कॉस्ट उन्होंने कितनी ली? 200। फिर उन्होंने दोबारा डिगिंग करी, 3 मीटर्स की डिगिंग कर ली। अब 200 में फिर एडिशनल जो मीटर उन्होंने डिगिंग करा उसका 50 रुपीज़ चार्ज कर लिया। अगेन 4 मीटर की डिगिंग करी तो उन्होंने दोबारा से 1 मीटर का कॉस्ट चार्ज कर लिया 50 रुपीज़। ठीक है, समझ में आ रहा है अब कि उन्होंने शुरुआत जब करी डिगिंग करने की तो पहले उन्होंने 1 मीटर खोदा और 1 मीटर की कॉस्ट उन्होंने फिक्स रखी कि 150 रुपीज़ वो चार्ज करेंगे। उसके बाद दोबारा जब वो डिगिंग करेंगे तो हर 1 मीटर की कॉस्ट 50 रुपीज़ चार्ज करेंगे। क्लियर? अब इन्हीं पैटर्न को ऑब्जर्व करना और बताना है कि ये AP है कि नहीं है। जो चीज़ें गिवन है पहले उसे नोट करते हैं। गिवन कॉस्ट ऑफ डिगिंग the well for first meter is ₹150। उसके बाद cost of an additional meter of digging तो उसके लिए वो 50 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से चार्ज करेंगे। ठीक है,
तो अब इसका पैटर्न क्या बनेगा, 1 मीटर का कॉस्ट क्या हुआ 150, 2 मीटर का कॉस्ट, 1 मीटर का कॉस्ट तो वो 150 चार्ज कर रहे हैं, दूसरे मीटर का कॉस्ट उन्होंने 50 रुपीज़ चार्ज किया, तो 2 मीटर का कॉस्ट कितना हो गया 200, ठीक। फिर 3 मीटर तक जब उन्होंने डिगिंग कर ली, पहले 1 मीटर का कॉस्ट, फिर दूसरे मीटर का कॉस्ट, फिर तीसरे मीटर का कॉस्ट, तो टोटल उन्होंने अब कितना चार्ज किया 250। फिर सिमिलरली 4 मीटर का जब उन्होंने डिगिंग कंप्लीट करा तो 1 मीटर का कॉस्ट, सेकंड मीटर, थर्ड मीटर, फोर्थ मीटर तक जो पहुँचे तो उन्होंने अब चार्ज कर लिया 300 कॉस्ट। इसी तरीके से जैसे जैसे उनका डिस्टेंस डिगिंग का बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उनकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। अब हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स आ गए, अब इन्हें ऑब्जर्व करते हैं। लिस्ट ऑफ नंबर्स 150, 200, 250, 300 एंड सो ऑन। लेबल कर देते हैं इनको अब हम, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। अब हमने क्या करना है, चेक करना है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। 200 माइनस 150, 50, फिर अनदर 2 consecutive terms, 250 minus 200, again we get 50। तो अब हमारे पास हर 2 consecutive terms का डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है, तो ये एक AP हो जाएगा, it's an AP। अगेन द सेम रीज़न कि यहाँ पर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम है। कॉमन डिफरेंस जो हमारे पास आया है वो आया है 50। क्लियर, नोट करें यहाँ तक। फोर्थ पार्ट, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। अब हमें बताना है कि हर साल के एंड में अकाउंट में कितना अमाउंट ऑफ मनी रहता है अगर उस अमाउंट पर कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज हो। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट का पहले मतलब समझते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जो मनी हम डिपॉजिट कराते हैं बैंक में या कहीं पर भी, उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। अब जो अमाउंट हम डिपॉजिट कराते हैं उस अमाउंट को हम प्रिंसिपल अमाउंट कंसिडर करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। अब सपोज आपने 100 रुपीज़ डिपॉजिट कराए तो 100 रुपीज़ हुआ आपका प्रिंसिपल अमाउंट। अब प्रिंसिपल अमाउंट आपने 100 रुपीज़ दिया, बैंक आपको 10% का पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करता है। ठीक, अब ये 10% 100 रुपीज़ में मिला आपको तो कितने रुपीज़ हो गए 10 रुपीज़। अब आपके अकाउंट में कितना पैसा हुआ 110। ये तो हुआ पैसा 1 ईयर में। क्लियर, अब 1 ईयर में अमाउंट है आपके बैंक में 110। अब 110 ये हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट। अगेन इस पर इंटरेस्ट मिला आपको 10% पर एनम। अब इसका 10% हुआ 11 रुपीज़। अब आपके बैंक में कितना पैसा हो गया 121। अब ये हुआ सेकेंड ईयर का अमाउंट। ठीक, अब सेकेंड ईयर में आपके पास पैसा है 121, तो ये हो गया प्रिंसिपल अमाउंट। अब प्रिंसिपल अमाउंट पे फिर आपको 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। 121 पे 12.1 पैसा मिला आपको और आपके पास अब हो गया 133.1। क्लियर, अब आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया जितना आपके बैंक में अकाउंट में मनी डिपॉजिट है, दैट इज़ 1331। तो अब ये हो गया प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, ये हुआ थर्ड ईयर का।
तो अब हमने यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या समझा है। कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली क्या है कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। पहले आपने 100 रुपीज़ डिपॉजिट कराए थे, उसके ऊपर आपको 10% का इंटरेस्ट मिला, आपके अकाउंट में अब हो गए 110 रुपीज़। फिर जितना आपके अकाउंट में पैसे थे उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हुआ 11 रुपीज़ मिले, अब आपके अकाउंट में हो गए टोटल 121 रुपीज़। अगेन उस पर 10% का इंटरेस्ट चार्ज हुआ, अब आपके अकाउंट में पैसे हो गए 133.1। ठीक है, इसी तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट आगे बढ़ता चला जाता है। जितना अकाउंट में अमाउंट होगा उसी पर ही इंटरेस्ट चार्ज हुआ। तो बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, उसे हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर? सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी कंपाउंड इंटरेस्ट ही है और डिपॉजिटेड जो मनी है वो है 10,000 रुपीज़ और कंपाउंड इंटरेस्ट जो मिलता है वो मिल रहा है 8%। तो जो चीज़ें गिवन है पहले हम उसे नोट कर लेते हैं। गिवन the amount of money deposited, जिसे हम प्रिंसिपल अमाउंट भी कहते हैं। तो या तो हम इसको मनी डिपॉजिटेड बोलें या फिर डायरेक्टली हम इसको बोल सकते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। सो प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000 जिस पे कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट @ 8% पर एनम। ठीक है, अब हमें देखना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में कितना है। तो फर्स्ट ईयर 10,000 रुपीज़ उसके पास है। अब 10,000 रुपीज़ पर उसको 8% का कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, तो अमाउंट कितना हो गया उसके पास 10,000 + 800, 10,800 रुपीज़। तो ये हुआ अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर। अब सेकेंड ईयर में देखते हैं। अब अकाउंट में कितना मनी डिपॉजिट है 10,800। अब 10,800 पर इंटरेस्ट मिला उसको 8%, 10,800 + 864, 11,664। अब ये मनी हुआ एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर उसके अकाउंट में। अब देखते हैं थर्ड ईयर उसके अकाउंट में कितना पैसा होगा। अब उसके अकाउंट में डिपॉजिट है 11,664, 11,664 पे 8% चार्ज करते हैं। अब ये हो गया 933 रुपीज़ 12 पैसा। उसके अकाउंट में ऑलरेडी कितना था 11,664, उस पर इंटरेस्ट मिला। अब उसके अकाउंट में कितना मनी हो गया 7,952.12। अब उसके अकाउंट में हुआ 12,597 12 पैसा। अब यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास एक लिस्ट मिल रही जा रही है अमाउंट की। पहले उसके अकाउंट में था 10,000, देन हुआ 10,800, देन हुआ 11,664, देन हुआ 12,597 रुपीज़ एंड 12 पैसा। अब इस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं क्या ये एक एपी फॉर्म करता है कि नहीं। अब यहाँ पर हम लिस्ट ऑफ नंबर्स देखते हैं। लिस्ट ऑफ नंबर्स, पहले हुआ 10,000, देन हुआ 10,800, देन हुआ 11,664, देन हुआ 12,597.12 और इस तरीके से आगे के सालों का अमाउंट हमारे पास आ जाएगा। अब हमें ये चेक करना है, तो यहाँ पर हम A2 - 8,1 करके देखते हैं। A2 फर्स्ट टर्म को हमने ले लिया 10,000, सेकेंड टर्म हमारे पास है 10,800 और यहाँ पर हमारे पास आया है डिफरेंस 800 रुपीज़। अब अनदर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स लेते हैं, दैट इज़ A3 - A2।
एक 3 है 11,664 माइनस 10,800, हमारे पास आता है 864। अब यहाँ पर देखो 800 आया है, यहाँ पर फर्स्ट टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस और अनदर टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस आया 864। तो क्या ये एक एपी फॉर्म करेगा? ये एपी फॉर्म नहीं करेगा। एंड द ऑब्वियस रीज़न, क्योंकि यहाँ पे कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, कॉमन नहीं है, जो कि एपी के लिए मैंडेटरी है। सो नो, इट डज नॉट फॉर्म एनी AP and the reason is because consecutive terms का डिफरेंस सेम नहीं है। क्लियर? चलिए नोट करें इसे।